चैप्टर 53। अब आगे केजी सेक्शन ब्लॉक ए क्लासरूम। लंच ब्रेक। घंटी बजते ही बच्चों ने अपने लंच बॉक्स निकाल लिए थे। छोटी छोटी डेस्कों पर बैठे हुए नन्हे बच्चे अब अपने पसंदीदा खाने में खो गए थे। वेद हमेशा की तरह चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसके सामने उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया आलू पराठा और दही रखा था। वो बड़े मजे से नरम पराठे के टुकड़े तोड़कर दही में डुबो डुबो कर खा रहा था। उसकी मासूम आंखों में जैसे खाना ही पूरी दुनिया था। तभी थाप एक मोटा लड़का अंश तेजी से आया और बिना कुछ बोले वेद का लंच बॉक्स खींच लिया। अंश हंसते हुए, तेरे लंच में तो रोज मजेदार चीजें होती है वेदू, चल आज मैं टेस्ट करता हूँ। वेद ने कुछ कहने की कोशिश की पर उसके होंठ कपकपा गए। उसकी आंखें नम हो चली थीं। अंश ने लापरवाही से पराठा तोड़ा और मुंह में भर लिया। क्लास के कुछ बच्चे हंस पड़े। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन किसी की नज़र ये सब शांति से देख नहीं पा रही थी। जानवी पीछे की सीट से उठकर वो तेज कदमों से अंश के पास पहुंची। उसकी फ्रॉक थोड़ा झूल रही थी और दो चोटियों में लगे रिबन गुस्से में उछलते लग रहे थे। जानवी तीखी आवाज में, अंश अगर तुझे इतना भूख लगती है तो मम्मी से कह दो दो टिफिन पैक करके दे। ये किसी का हक छीनने की जगह नहीं है। अंश मुंह में पराठा ठूंसते हुए, तेरा तो खा नहीं रहा ना मैं, तुझे क्या दिक्कत। जानवी उसके और वेद के बीच खड़ी होकर, इसका खा रहे हो और ये मेरा दोस्त है, इसका मतलब तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। क्लास में सन्नाटा छा गया। जानवी का चेहरा लाल हो रहा था लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और डराने वाली थी। जानवी धीरे पर सख्त लहजे में, अगर दोबारा इसे छेड़ने की कोशिश की ना तो याद रखना, तुम्हारे लंच में मैं सिर्फ मिर्च भरवा दूंगी, फिर न खाना खा पाओगे न बोल पाओगे। अंश सकपका गया। जानवी ने वेद का टिफिन वापस उसकी टेबल पर रखा और अंश की तरफ इशारा किया, दूर हटो। अंश बिना कुछ बोले पीछे हट गया और अपनी सीट पर जा बैठा। जानवी ने वेद की ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखा। वेद थोड़ा मुस्कुराया, जैसे उसकी दुनिया फिर से ठीक हो गई हो। वेद धीरे से, थैंक यू जानवी। जानवी मुस्कुराते हुए, थैंक यू बाद में, पहले खा ले वरना मैं ही खा जाऊंगी। वेद हंस पड़ा। दोनों साथ बैठ गए और जानवी ने अपना टिफिन भी खोल लिया। उसमें मैंगो सैंडविच था। जानवी तू एक खा, मैं एक खाऊंगी, फेयर डील। वेद ने सिर हिलाया और दोनों दोस्तों ने मिलकर लंच ब्रेक को अपनी छोटी सी जीत का जश्न बना दिया। स्कूल का गेट, छुट्टी का समय, दोपहर 1 बजे। स्कूल की घंटी बजी और बच्चों का रेला गेट की ओर उमड़ पड़ा। बैग पीठ पर टांगे, कुछ दौड़ते, कुछ उछलते और कुछ रोते हुए, जैसे हर बच्चे की एक अपनी दुनिया हो। वेद स्कूल की सीढ़ियां उतर रहा था, थोड़ा थका सा लेकिन मुस्कान लिए। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी अपनी मम्मा वेदा पर पड़ी। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। वेदा झुकते हुए, आ गया मेरा हीरो, चलो जल्दी से बैग दो, कार में चलते हैं, फिर आइसक्रीम, ठीक। तभी पीछे से आवाज आई। जानवी बिल्कुल स्पष्ट स्वर में, आंटी अपने बेटे को लड़ना सिखाए, अपने हक के लिए तो खड़ा हो ही सकता है, जब देखो कोई भी आकर इसे बुली कर जाता है। वेदा पलटी। सामने वही नन्ही मगर बहादुर बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखों में चिंगारी और लहजे में गुस्सा था। वेदा हल्के मुस्कुराते हुए, क्या करूं बेटा, ये अपने डैड पर गया है, एकदम मासूम और शांति के पुजारी। वेद चुपचाप अपनी मम्मी की टांग के पीछे छुप गया। वेदा ने मजाकिया अंदाज में कहा, काश मेरा बेटा थोड़ा सा मुझ पर चला होता तो आज स्कूल में शेर का बच्चा कहलाता। जानवी गर्व से, कोई बात नहीं, आप मुझे इसकी दोस्त बना दीजिए, फिर देखिए कोई इसे छू कर तो दिखाए। वेदा हंसते हुए, डन, तुम इसकी दोस्त बन गई हो तो अब मेरा डर खत्म। जानवी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में बच्चेपन का आत्मविश्वास और परिपक्वता दोनों थे। उसी वक्त जानवी की माँ स्कूल की दूसरी तरफ से तेजी से चलती आई। जानू थोड़ा खींचकर, जानवी तुम हर बार किसी से लड़ती ही रहती हो, यहाँ पढ़ने आती हो या WWF लड़ने। जानवी बिल्कुल शांत अंदाज में, मम्मा मैं यहाँ बुली होने भी नहीं आती, कोई बात गलत लगे तो बोलना ही तो सिखाया है डैड ने। जानू कुछ नहीं बोली, सिर हिलाकर जानवी का हाथ थामा और अपनी कार की ओर बढ़ गई। वेदा पीछे से जानवी को जाते हुए देखती हुई बोली, मैंने तो अपनी बहू ढूंढ ली है। उसी वक्त वासु, जो कार से बाहर आ चुका था, उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछ बैठा। वासु बोला, क्या बड़बड़ा रही हो बहू, अभी तुम्हारा बेटा 5 साल का हुआ है। वेदा शरारत से, हाँ तो क्या हुआ, 25 का होने में कौन सा जमाना लग जाएगा, जब राइटर का मन करेगा हमारा बेटा सीधे टाइम लैप में बड़ा होकर आ जाएगा। वासु हंसते हुए, तुम और तुम्हारी फिल्मी स्क्रिप्ट। दोनों कार में बैठ गए। पीछे सीट पर बैठा वेद अब थोड़ी सी और मुस्कान में था क्योंकि आज उसे कोई बचाने वाला मिल गया था, और शायद एक दोस्त जो शेरनी भी थी और उसकी परवाह भी करती थी। कपूर मेंशन।
साहिल का कमरा। शाम का वक्त। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। खिड़की से आती धूप की आखिरी किरणें पर्दों से छनकर साहिल के चेहरे पर गिर रही थी। वो खामोश थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। निर्मम हल्की चाल से उनके पास आई और बैठ गई। कुछ देर तक वो भी चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, साहिल जी, अब बहुत हो गया। आपको विवान को माफ कर देना चाहिए। साहिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके हाथों की पकड़ अपने घुटनों पर कस गई। निर्मम बोली, माना, उसने हमारी निम्मी को छोड़कर बहुत गलत किया, पर क्या निम्मी ने भी कोई गलती नहीं की? उसने भी तो अपनी प्रेगनेंसी की बात हम सबसे छुपाई थी। 7 साल तक। 7 साल। साहिल जी। साहिल की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। दिल पर पड़ी परतें किसी पुराने जख्म की तरह फिर से उभरने लगी थी। निर्मम धीरे पर सच्चाई से, हमने हमेशा सोचा कि हमारी बेटी सही है, पर वो भी इंसान है। उससे भी गलती हुई, और गलती दोनों से हुई, तो सजा सिर्फ एक को क्यों? साहिल की नज़रें अब सामने लगी तस्वीर पर टिक गई थी। उसमें निम्मी अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन ड्रेस में मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर एक गहरा सूनापन उनके भीतर गूंज उठा। निर्मम ने आगे कहना जारी रखा, मान जाए साहिल जी, निवांश के लिए, उस मासूम के लिए जिसके पास माँ बाप है लेकिन वो साथ नहीं है, और उनका साथ सिर्फ आपकी माफ़ी से ही संभव हो सकता है। कई मिनटों की चुप्पी के बाद साहिल ने गहरी सांस ली और सिर धीरे धीरे हाँ में हिला दिया। ठीक है निर्मम, अब और देर नहीं करनी चाहिए। उनका स्वर थका हुआ था, लेकिन राहत भरा। चैप्टर 54। अब आगे। राजवंश कंपनी। निम्मी का ऑफिस केबिन। वही शाम। बोर्डरूम की खिड़की से सूरज ढलता नजर आ रहा था। सामने एक लंबी टेबल पर ढेरों फाइलें बिखरी थीं, जिनमें निम्मी और ऋषि सिर झुकाए काम कर रहे थे। निम्मी अब भी अपने पुराने रूप में थी, सधी हुई, शांत और काम के प्रति समर्पित। राजवंश कंपनी के नए विस्तार प्लान्स पर उसका फोकस अटल था। ऋषि फाइल से नजर हटाकर बोला, निम्मी दी, आज माँ इंडिया आ रही हैं। निम्मी ने एक पल को आंखें बंद की, फिर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं एयरपोर्ट से रिसीव कर लूंगी। ऋषि उसे देख मुस्कुराया, तुम अब भी सब कुछ खुद ही करना चाहती हो, है ना? निम्मी के होठों पर एक थकी हुई सी मुस्कान आई। कुछ आदतें कभी नहीं जाती ऋषि। निम्मी ने एक पल के लिए फाइलें बंद की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में एक चुप घुटन। तुम जानते हो ऋषि, थर्ड आई ने उनसे क्या छीना है? उसका स्वर धीमा था, पर उसमें घुला था गुस्सा, ग्लानि और एक लंबी चुप्पी का भार। ऋषि की उंगलियां रुक गईं। उसने धीरे से आंखें बंद की, जैसे शब्दों से पहले अपने भीतर कुछ समेट रहा हो। जानता हूँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर थमकर बोला, थर्ड आई ने अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लिया है दी, और थर्ड आई को हमने बनाया भी इसी मकसद से था। निम्मी ने उसकी ओर देखा, आंखों में गीली बेचैनी थी। दूसरी ओर कपूर मेंशन। विनु और निवान आराम से बालकनी में बैठकर कुछ मीठी सी बातें कर रहे थे। निवान एक फाइल को स्टडी कर रहा था, जबकि विनु उसके बगल में बैठी ठंडी हवा में बालों की लटों को संवार रही थी। अचानक पीछे से छोटी छोटी पदचापें सुनाई दी, थप थप थप। छोटी सी फूलों वाली फ्रॉक पहने वेदांशी वेदु दौड़ती हुई उनकी ओर आई। उसका चेहरा खिलखिलाता, मासूमियत से दमकता था। अरे अरे वेदु, विनु ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। बच्चा, इतनी तेज क्यों दौड़ रही हो? कहीं गिर जाती तो चोट लग जाती ना? वेदु ने भोली सी शक्ल बनाए, आंखें बड़ी बड़ी खोलकर बोली, मुझे नानू के घर जाना है। विनु ने हैरानी से उसकी मासूम बात सुनी और उसकी नन्ही सी ठुड्डी को पकड़ते हुए मुस्कुराई। अच्छा, तुम्हारा नानू के घर जाने का मन भी है? मुझे तो लगा था कि तुम अपने विवान डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वेदु ने झट सिर हिलाया, पहले कभी नहीं जाना मुझे, मैं तो कहती थी नहीं जाना, लेकिन अब जाना है। विनु ने हंसते हुए पूछा, अरे अब ऐसा क्या हो गया? वेदु ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब वहाँ मेरे निवांश भैया हैं ना, मुझे उनसे मिलने जाना है। विनु की आंखों में नमी सी चमक आई। उसने वेदु को सीने से लगा लिया। उस एक वाक्य में एक बच्ची का सारा स्नेह, अपनापन और निश्चल प्रेम समाया था। निवान, जो अब तक शांत बैठा था, मुस्कुराकर बोला, ओफो, तो प्रिंसेस को अपने भाई से मिलना है? वेदु ने ताली बजाए। हाँ। वीनू बोली, अच्छा ठीक है, हम चलेंगे कल नानू के घर निवांश से मिलने। निवान बोला, हम बहुत जल्द तुम्हारी मासी माँ और निवांश भाई को यही ले आएंगे। चैप्टर 55। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शाम की सुनहरी रोशनी में हवाई अड्डे के बाहर की चहल पहल थोड़ी धीमी हो चली थी। लोगों की आंखों में अपनों से मिलने की बेचैनी और थकान दोनों थी। निम्मी और ऋषि एयरपोर्ट के बाहर खड़े बस एक चेहरा तलाश रहे थे, वो चेहरा जिसने कभी उनके घर की दीवारों में रोशनी भरी थी।
सामने से प्लेन सफेद सिल्क की साड़ी में साधारण लेकिन गरिमामयी चाल के साथ शिवानी राजवंश बाहर निकली। साड़ी की कोरों की तरह ही उनका चेहरा भी एकदम सीधा और शांत था, न कोई शिकन न कोई मुस्कान। चेहरा थकन से भरा था, लेकिन उसकी गहराई में खुशी का कोई चिन्ह नहीं था। ऋषि तुरंत आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे झुककर उनकी चरण वंदना की। मॉम, कैसे हो आप? उसकी आवाज में बच्चे सी कोमलता थी। शिवानी ने बस सिर हल्का सा हिलाया, उनके होंठ हिले तक नहीं। ऋषि के पिता की मृत्यु के बाद मानो उन्होंने जीवन से संवाद करना ही बंद कर दिया था। निम्मी, जो कुछ कदम पीछे खड़ी थी, आगे आई। उसकी आंखों में आदर और स्नेह था। आंटी जी, सफर कैसा रहा? उसने प्यार से शिवानी का हाथ थामा और उन्हें कार की ओर सहारा देते हुए ले गई। लेकिन उत्तर में फिर वही शून्य, केवल एक हल्की गर्दन की हिलावट, जो शायद ठीक का संकेत थी। पर निम्मी को ये मौन भीतर तक चुभ गया। इन सब का कारण वो खुद को समझ रही थी। कार में चुप्पी पसरी रही। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज होता है, शिवानी का मौन ऐसा ही था। राजवंश मेंशन के मुख्य द्वार पर कार की रुकने की आहट हुई। दरवाजा खुलते ही नन्हे कदमों की आवाज गूंज उठी। दादी, जानवी भागती हुई आए और शिवानी से लिपट गई। उसका चेहरा पूरी तरह खिल गया। शिवानी की आंखों में पहली बार हलचल हुई। वो झुकी और जानवी के माथे को चूमा। तुम ठीक हो ना, मेरी बच्ची? उस एक वाक्य में दादी का प्यार, चिंता और रिश्ते की गर्मी थी। निम्मी ने देखा, शिवानी की आंखों में थोड़ी नमी थी। शायद इस मासूम बच्ची की मासूमियत ने उनके जमे हुए भावों को हल्का सा पिघला दिया था। जानू, जो पीछे खड़ी थी, आगे बढ़ी और झुककर शिवानी के पैर छुए। मॉम, आइए बैठिए, आप थक गई होंगी। शिवानी ने बस सिर हिलाया, लेकिन ये बार उनके चेहरे पर थोड़ी कोमलता दिख रही थी। दूसरी ओर ओबरॉय मैंशन की दीवारों पर रात की परछाइयां पसरी हुई थीं। पूरे घर में सन्नाटे के बीच रोशनी का एक सुकून भरा असर था, लेकिन इस सुकून के पीछे बहुत कुछ अधूरा था। मुख्य द्वार खुला और वीनू, निवान और छोटी सी नटखट वेदू अंदर दाखिल हुए। वेदू के कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सीढ़ियां चढ़ती गई, मानो उसे किसी और दुनिया में जाना हो। निवांश, वो चिल्लाती हुई ऊपर भागी। उसका दिल बस अपने उस प्यारे भाई से मिलने को मचल रहा था, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही उसकी दुनिया में कदम रखा था, जो 7 साल से उससे दूर था। लेकिन अब वो दूर नहीं रहना चाहती थी। नीचे डाइनिंग एरिया में मिश्री अपने पुराने सलीके और सादगी के साथ सर्वेंट्स के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल को सजाने में लगी थी। हर प्लेट, हर चम्मच को ठीक करना, सलाद की पत्तियों को करीने से सजाना, ये सब उसकी आदत थी। वीनू और निवान को देखकर उसका चेहरा हल्का खिल गया। दी, जीजा जी, दिन करके ही जाएगा, वो आदर और अपनापन लिए आगे आई। वीनू मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वही स्नेह और अपनापन था जो एक बड़ी बहन में होता है। बिल्कुल भाभी, वैसे मिष्टी कहाँ है? उसके पूछते ही निर्मम ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। जब से निवांश आया है, उसी के आगे पीछे घूमती रहती है, किसी और को दिखती ही नहीं। तभी बाहर से आरव आता है। जैसे ही उसकी नज़र वीनू और निवान पर पड़ी, वो झुककर उनके पैर छूता है। खुश रहो, वीनू स्नेह से उसका सिर सहलाती है, लेकिन निवान पीछे हटता है, मुस्कुरा कर बोला, क्या आरव यार, ये पैर मत छुआ कर, मैं तुझसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। आरव ने शरारत से कहा, बड़े तो हो जीजू, चाहे 2 साल बड़े हो या 12, बड़े तो बड़े होते हैं। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। वातावरण में एक क्षण के लिए गर्मजोशी भर आई थी। सभी खुशी मसाज कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर एक कुर्सी खाली थी, माधव की। वीनू, जो आज की शाम को थोड़ा पारिवारिक और खास बनाना चाहती थी, बोली, मॉम, थोड़ा भाई को समझाए, उनकी भी फैमिली है। आज तो वैसे भी संडे है, तो क्या काम इतना इम्पोर्टेंट है? उसकी आवाज में शिकायत कम, पर दुख ज्यादा था। निर्मम और साहिल की नजरें अनायास ही टेबल के एक कोने की ओर गईं, जहां मिश्री एक तरफ बैठी निवांश, वेदू और मिष्टी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी सी शांत मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, वो थकान जो सिर्फ तब आती है जब कोई लंबे समय से अकेला जूझ रहा हो। वीनू नहीं जानती थी कि पिछले 4 सालों से माधव और मिश्री एक ही घर में रहकर भी 2 अजनबी बन चुके थे। एक दूसरे से लगभग बात तक नहीं करते, बस मिष्टी के बीच से ही कोई संवाद निकलता और फिर ठहर जाता, या बस डाइवोर्स और थर्ड आई का। डाइनिंग टेबल भले सजी हुई थी, लेकिन उस पर कई रिश्ते भूखे बैठे थे, कुछ संवाद के, कुछ माफी के और कुछ हिम्मत के। रात गहराई से उतर आई थी। ओबरॉय मैंशन की दीवारें शांत थीं, लेकिन एक कमरे के भीतर धीमी सी रोशनी अभी भी जल रही थी। कमरे में मंद पीली रोशनी, और उसके बीच मिश्री नन्ही मिष्टी को थपकियों में सुला रही थी। मासूम चेहरे पर नींद ने अपनी चादर तान दी थी,
और मिश्री का चेहरा एक माँ के प्यार, एक पत्नी की टूटी उम्मीदों और एक औरत के अंतहीन इंतजार से भरा था। दूसरी ओर दरवाजा खुला। माधव अंदर आया, चुपचाप। उसके चेहरे पर थकान नहीं, पर एक अनकहा बोझ था। वो सीधे वॉशरूम चला गया। जब लौटा तो मिश्री अब कमरे के कोने में खड़ी हो चुकी थी और मिष्टी अब गहरी नींद में थी। मिश्री ने बगल की टेबल से कुछ पेपर्स उठाए और माधव के सामने रख दिए। माधव जी, मैंने साइन कर दिए हैं। उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर उसमें कांपती दृढ़ता थी। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे। अब मैं और थर्ड आई की परछाई मिष्टी पर नहीं पड़ने देंगे। डिवोर्स के बाद मैं इस घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगी। आरव को लेकर चली जाऊंगी। उसके आखिरी शब्दों के साथ उसकी आवाज़ भर आ गई। आंखें नम थीं, पर आंसू अब भी किसी कोने में छुपे खड़े थे। मिश्री धीरे से उन दस्तावेजों को माधव के हाथ में थमाकर बालकनी की ओर बढ़ गई। कमरे में बस धीमी हवा की आवाज़ बची थी और माधव, जो उन पेपर्स को पकड़े खड़ा रह गया। उसकी आंखें उन दस्तावेजों को नहीं, बल्कि बीते 4 सालों की गलतियों को देख रही थी। वो धीरे से दस्तावेजों को टेबल पर रखता है और फिर कुछ देर बाद बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी में ठंडी हवा बह रही थी। मिश्री रेलिंग पर झुकी खामोशी से रात के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी, शायद अपनी ही अधूरी पहचान। माधव चुपचाप पीछे आया। उसने धीरे से मिश्री के कंधे पर सिर रखा और पहली बार बहुत समय बाद उसके लहजे में कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ सच था। मिश्री, आई एम सॉरी। मिश्री के बदन में हल्की हलचल हुई, पर वो अब भी चुप थी। मैंने कभी तुम्हारा पास नहीं पूछा, नहीं जानने की कोशिश की कि तुम दोनों अकेले क्यों हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। बस सोचता रहा कहीं पूछ लूं तो तुम्हें तकलीफ न दे दूं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पर तुमने जो सबसे बड़ी तकलीफ सही है, वो मैं ही था, तुम्हें देने वाला मिश्री। वो अब सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब मिश्री की आंखों से टकरा रही थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम थर्ड आई की वजह से आज सांसें ले रही हो, कि तुम और आरव जिंदा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि थर्ड आई ने तुम्हें बचाया था, सुरक्षा कर रहा था। पर उसने एक गहरी सांस ली। थर्ड आई ने मासूमों की जान भी ली है। इतना कहते ही मिश्री का चेहरा तेजी से उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज में गूंज थी, गुस्सा नहीं, सच्चाई थी। वो लोग मासूम नहीं थे, माधव जी। एक सन्नाटा भर गया। मिश्री की आंखें अब धधक रही थी। वो अब तक चुप रही थी, माधव की बातें सुन रही थी, पर अब कुछ कहना जरूरी था। वो लोग मासूम नहीं थे। उन्होंने थर्ड आई के माँ पापा को मारा था, उन्हें जला दिया गया था, थर्ड आई को अनाथ कर दिया गया। माधव कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिश्री ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसका बदला थर्ड आई ने लिया है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चैप्टर 56। मिश्री माधव को थर्ड आई के बदले की बात बताती है। अब आगे। निम्मी ने अपनी कार मेंशन के बाहर रोक दी। एक पल के लिए उसने गर्दन उठाए। ऊपर बालकनी में मिश्री और माधव एक साथ खड़े थे। उनके बीच चुप्पी थी, पर वो चुप्पी बोल रही थी बहुत कुछ। निम्मी ने उनकी ओर एक निगाह डाली और फिर बिना रुके अंदर चली गई। ऊपर कमरे में वीनू ने निवांश और वेदों को सुला दिया था। 2 मासूम चेहरे, जिनकी मासूमियत अभी तक इस घर की जटिलताओं से अछूती थी। वीनू आज रात यही रुकने वाली थी। निम्मी कमरे में आई और बिना किसी से कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। चुपचाप कपड़े बदले। उसके हाव भाव में थकान नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके अंदर कुछ लगातार बोल रहा हो और वो उसे अनसुना करने की कोशिश कर रही हो। जब वो बाहर आए, वीनू उसकी ओर देखे बिना बोली, मुझे कुछ बात करनी है। फिर धीमे कदमों से बालकनी की ओर चली गई और झूले पर बैठ गई। निम्मी कुछ क्षण खड़ी रही। उसकी नजरें फिर एक बार सोए हुए निवांश और वेदू पर पड़ी। उसकी दुनिया, उसका डर, उसका सच। वो बालकनी की ओर बढ़ी और चुपचाप वीनू के पास बैठ गई। वीनू ने एक नज़र उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे गले से लगा लिया। एक बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह, जैसे सालों का बांध अब टूट चुका हो। तूने इतना सब अकेले क्यों सहा, निम्मी? वीनू की आवाज़ कांप रही थी। मुझे क्यों नहीं बताया कि तू प्रेग्नेंट है? क्यों मुझसे खुलकर बात नहीं की? क्यों मुझे अकेला छोड़ कसमों में बांध कर चली गई? क्यों निम्मी, क्यों? हर सवाल में सिर्फ सवाल नहीं था, वो छूट गया समय, अधूरा रिश्ता और भरोसे की टूटी डोर थी। निम्मी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने वीनू को फिर से कसकर गले लगाया और बस धीरे से बोली, सॉरी दी, सॉरी। मैं हिम्मत नहीं कर पाई कुछ भी कहने, बताने की। मुझे माफ करना दी। उसकी आवाज़ में सिर्फ पछतावा नहीं था, डर और भारी राज भी था, कुछ हिस्सा जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोली, सॉरी दी, मैं तो आपसे आपकी असली पहचान भी छुपा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। सुबह की किरणें ओबरॉय मैंशन की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी।
घर में एक अलग ही उत्सव का माहौल था, जहां हर कोना जैसे किसी खुशखबरी की आहट में मुस्कुरा रहा था। लिविंग एरिया में हल्की हलचल थी। सर्वेंट्स चाय और नाश्ते की ट्रे इधर उधर ले जा रहे थे और घर के सीनियर सोफों पर बैठकर हल्के स्वर में बातें कर रहे थे। आज का दिन खास था। कपूर फैमिली बड़ी आत्मीयता और गरिमा के साथ मेंशन में प्रवेश कर चुकी थी। विवान शांत, संजीदा और निम्मी की ओर हर पल टकटकी लगाए बैठा, आज एक बार फिर उसकी जिंदगी में निम्मी को सम्मानपूर्वक वापस लाना चाहता था। और निम्मी, जो सबके सामने मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर एक उथल पुथल से गुजर रही थी। पंडित जी अपने पंचांग के साथ एक कोने में बैठे थे। कुंडलियां सामने रखी थीं। निम्मी और विवान की जन्म तिथियां, ग्रह नक्षत्रों की जोड़ घटाव और भविष्य की गणनाएं। कुछ देर तक मौन रहा, फिर पंडित जी बोले, 10 दिन बाद का मुहूर्त उत्तम है। विवाह सिद्धि योग है। पूर्णिमा की रात है। बहुत शुभ घड़ी है। सुनते ही कमरे में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कपूर परिवार और ओबरॉय परिवार के चेहरों पर रौनक लौट आई थी। उस भीड़ में से वामिका कपूर एक छोटी सी मखमली बॉक्स लिए निम्मी के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए निम्मी का हाथ थामा और बॉक्स उसकी हथेली पर रखते हुए बोली, ये मेरी छोटी बहू के लिए है। अब सब पुराना भूलकर नई शुरुआत करेंगे निम्मी। निम्मी की आंखें एक पल को भीग गईं। उसने वो बॉक्स खोला। उसमें हीरे और पन्ने से जड़ा एक कड़ा था, राजसी और परंपराओं से भरा। वामिका ने आगे कहा, ये हमारे परिवार में हर बहू को दिया जाता है। अब ये तुम्हारा है। इस बार ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। सभी तालियां बजाने लगे। सिर्फ एक कोना था जो खामोश था, मिश्री, जो हल्की मुस्कान के साथ सब देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें माधव की ओर थीं, जो बिना कुछ कहे उस बॉक्स और निम्मी के चेहरे को देख रहा था। चैप्टर 57। अब आगे। निम्मी का कमरा। हल्की सी खिड़की से आती धूप और पर्दे की थरथराहट में एक अलग सी शांति थी। कमरे में 2 लोग खड़े थे, एक दूसरे की बाहों में, जैसे सालों का टूटा भरोसा आज फिर से जुड़ना चाह रहा हो। विवान ने निम्मी को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। निम्मी भी उसके गले में अपनी बाहें डाले बस चुपचाप खड़ी थी। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी धड़कनों का संगीत जैसे एक पुराने अधूरे गीत को फिर से गा रहा था। कुछ देर बाद विवान ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में बोला, निम्मी, मैं वादा करता हूँ इस बार कुछ अधूरा नहीं रहने दूंगा। जो भी होगा हम बात करेंगे, मिलकर सुलझाएंगे, वरना फिर कोई माया बीच में आ जाएगी और हम फिर एक दूसरे को खो देंगे। माया, उस नाम का असर निम्मी की आंखों में दिखा। वो एक टीस थी, एक छाया जो उनके बीच कभी दीवार बन गई थी, एक गलतफहमी बन गई थी, जिस कारण दोनों अलग हो गए, अपने दिल के प्यार को कभी जाहिर ही नहीं कर पाए। लेकिन इस बार निम्मी ने बिना एक शब्द बोले सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। विवान ने उसके माथे पर चूम दिया और फिर उसे अपनी मजबूत बाहों में वैसे ही भर लिया, जैसे कोई टूटी किताब को दोबारा सहेजकर शेल्फ में सबसे ऊपर रख दे। उसी पल दरवाजे की तरफ से एक मासूम चहकती आवाज आई। मॉम डैड। दोनों ने मुड़कर देखा। निवांश, उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी पूंजी, उनके प्यार की एकमात्र गवाही, खुशी से दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। विवान और निम्मी दोनों ही घुटनों के बल बैठ गए और अपने बेटे को भींचकर गले से लगा लिया। तीनों के चेहरों पर मुस्कान थी, एक पूरा परिवार, एक फिर से बनी तस्वीर। मैं अपने मॉम डैड की शादी देखूंगा, निवांश चहका। मैं बहुत एंजॉय करूंगा, डांस भी करूंगा, ढेर सारी तस्वीरें भी लूंगा। विवान और निम्मी हंस पड़े। इस बार विवान ने पहले निम्मी के गाल पर एक चुंबन दिया, फिर दूसरे पर, जैसे उन वर्षों की दूरी को मिटा रहा हो। हमारी शादी सिर्फ रस्म नहीं होगी निम्मी, विवान फुसफुसाया। ये हमारे बेटे की पहली याद बनेगी और हमारी आखिरी अधूरी कहानी का नया चैप्टर। निम्मी अपने मन में बोली, अगर मेरा थर्ड होने का राज बाहर आया तो सब पहले से भी ज्यादा बिखर जाएगा। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।